महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में हुए शराब कांड में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। सरकार और पुलिस का दावा है कि उन्होंने इस गोरख धंधे के पूरे इकोसिस्टम को तलाशा, लेकिन विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर राहत देने के मूड में नहीं है। इंडिया टीवी की टीम भी इस मामले की लगातार पड़ताल कर रही है, जिसमें कई हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ की आप देख रहे हैं। उस रोते बिलखते परिवार वालों की तस्वीरें हैं जिन्होंने शराब के चक्कर में अपनों को खो दिया। जहरीले शराब कांड मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। शराब बेचने वाली 2 महिलाओं के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा दापोडी पुलिस स्टेशन के 6 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। और ये तस्वीरें आप उन्हीं लोगों के घर की देख रहे हैं जिनके अपनों ने इस शराब का सेवन किया और अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है, जहां एक तरफ सरकार के निर्देश पर पुलिस मामले में सख्त एक्शन कर रही है, आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। 2 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जिन पर अवैध तरीके से शराब बेचने का आरोप था। तो वहीं कई ऐसे आरोपी भी हैं जिनकी इस वक्त तलाश हो रही है और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से घेर रहा है। अब 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 आरोपियों से जब पूछताछ होगी तो आगे खुलासा होगा कि किस तरह से लंबे वक्त से ये जहरीले शराब का कारोबार चलाया जा रहा था। देखिए, कोई एक दिन का तो वाकया होगा नहीं कि अचानक एक दिन जहरीली शराब आई जिसको पिया गया और लोगों की मौत हो गई। ये लंबे वक्त से ऐसा जो काला धंधा है चलाया जा रहा था। अब सवाल उठता है कि उस वक्त प्रशासन कहां पर था और यही वजह कि पुलिस के ऊपर गाज गिरी है। पुणे के पुलिस कमिश्नर ने 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, पुलिसकर्मियों को। इसके अलावा और भी पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं जो इलाका है पिंपरी चिंचवाड़। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के नाक के नीचे इतने लंबे वक्त से आखिरकार कैसे चल रहा था ये कारोबार। अब जब ये घटना का खुलासा हुआ, इस पर कार्रवाई शुरू हुई है तो सियासत भी हो रही है। जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेरेगी और सरकार से सवाल पूछेगी कि आपके रहते हुए कैसे ये हो गया। दूसरी तरफ जो लोग पीड़ित हैं, अब उनका भी ये सवाल है कि आखिरकार खुले में इस तरह के काला धंधा कैसे चल सकता है जहां पर जहरीली शराब बेची जा रही है। अब इसमें इंडिया टीवी ने भी पड़ताल की और इंडिया टीवी ने जब पड़ताल की तो सामने आया कि बहुत सारी लापरवाही हुई है और लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। अब प्रशासन को तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इंडिया टीवी की टीम ने एक शराब के ठिकाने पर रेड की। लोकल पुलिस के साथ वहां पर पहुंची इंडिया टीवी की टीम। फिर क्या हुआ देखिए कि 20 रुपए में बिक रही थी अवैध रूप से बनाई गई शराब। अब इसमें केमिकल होता है। अब वो केमिकल जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, जिसका इस्तेमाल आप सोचिए कि फैक्ट्रीज में की जाती है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद भी लग रहा है कि प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिंपरी चिंचवाड़ में अभी भी अवैध शराब बड़े आराम से बेची जा रही थी। लोकल सूत्रों से इंडिया टीवी को एक लोकेशन के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद हमारी टीम ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को पहले सूचित किया। फिर मौके पर हमारी टीम पहुंची। कुछ देर में पुलिस की टीम भी आ गई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। हम पिंपरी चिंचवड़ में मौजूद हैं और यहाँ पर शराब की जो ठेका है, जो खेप है, वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर लेकर उतरा है। ये जो पूरी खेप है, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। पुलिस की टीम को हमने पहले ही इंडिया टीवी की टीम ने इतला की थी, इस बारे में बताया था कि यहाँ पर शराब की खेप मिल रही है। हमने एक बार यहाँ आकर ये भी कोशिश की कि यहाँ से वो शराब हम खुद खरीद पाए। लिए वही 20 रुपए का पाउच है जो यहाँ पर एक शख्स खरीदता हुआ भी नजर आया और वहीं पर ये पूरी की पूरी टीम जो है वहां पर यहाँ पर बेचते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस के 2 कांस्टेबल्स को यहाँ पर लोकल पुलिस ने भेजा है। हालांकि सर, ये तो यहाँ पर सीधे तौर पर बिक रहा है, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या यहाँ से कुछ जब्त होगा? साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो करेंगे नहीं, ये तो साफ तौर पर सामने खरीदा है सर एक शख्स ने। ओके, ठीक, ये सामने खरीदा है। यहाँ पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ पर साफ तौर पर ये दिख रहा है, हाथ में दिख रहा है कि ये खरीदा गया है। आप लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यहाँ पर 15 लोगों की मौत हो गई है, यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। हमारी ही टीम ने आपको इत्तला की थी, ये बताया था कि हम इस तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन करेंगे।
हमने ही आप लोगों को सूचना भी दी थी। जब ये साफ तौर पर इस जगह पर बिक रहा है, कोई खरीदता हुआ नजर आ रहा है, तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही सर, चालू है कार्रवाई पूरी। आप लोग यहाँ से कुछ जब्त होगा अब जो जो मिलेगा मिलेगा साफ दिख रहा है। हम आपके साथ रहेंगे, आप प्लीज कोशिश करिए। ये देखिए यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, पुलिस की टीम यहाँ पर है। हालांकि 2 कांस्टेबल्स यहाँ पर भेजे गए हैं। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर, एक तरीके से आप देखिए कि ये नजर आ रहा है। यहाँ पर ये जो महिला नजर आ रही हैं, इनसे हमने थोड़ी देर पहले ये चीज खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सूचित किया कि नहीं, यहाँ पर ये चीज नहीं है। हमारी पड़ताल के इस छोटे से हिस्से को देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इंडिया टीवी के सवालों का पुलिस के पास भी जवाब नहीं था। मिलेगा जो तो जब्त करेंगे। नहीं, ये तो साफ तौर पर सामने खरीदा है सर एक शख्स ने। ओके। कई बार सवाल पूछा गया कि जब इंडिया टीवी की टीम आकर इस तरह की लोकेशन पर ग्राउंड रिपोर्ट कर सकती है तो पुलिस को कोई सूचना क्यों नहीं है। इस पर भी पुलिस का रवैया ढुलमुल ही दिखा। इसके बाद पुलिस की टीम आसपास के घरों की तलाशी लेने लगी, जहां से जो कुछ भी संदिग्ध मिला उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसी दौरान जगह जगह प्लास्टिक की भी वो थैलियां जमीन पर फेंकी मिली जिसमें शराब बेची गई थी। इस पड़ताल के बीच हमारे संवाददाता ने उस महिला से बात की जो शराब बेच रही थी। हालांकि महिला का कहना था कि उसकी शराब में कोई मिलावट नहीं है। ये आपसे खरीदा गया है? ये आपसे खरीदा गया है? मैं थोड़ी देर पहले आपके पास आया था, आपने ये बेचा है। मैडम, ये लीगल है? बोले तो ये कानूनन जुर्म है, आपको पता है ये बेचना? बात बराबर से, ये पेट का सवाल हाँ? हो बराबर मालूम। पुलिस को भी पैसे दिए जाते हैं आप लोगों की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस को क्यों बदनाम करते बेचारे। क्या नाम है आपका? रंजित। हाँ, रंजीता रंजीता कचरा। रंजिता जी, आपको ये मेरा आदमी मर गया 2-3 दिन हुए। लेकिन उनकी मौत हुई, उसके पीछे आप देखिए 15 लोगों की मौत हो गई है पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में इसी चीज की वजह से। उधर इंडिया टीवी की टीम की रिपोर्ट के बाद अब पिंपरी चिंचवाड़ की पुलिस भी एक्शन में दिख रही है। देवरोड पुलिस ने शराब बेचने वाली 2 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में दापोडी पुलिस स्टेशन के 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, जबकि पुणे पुलिस ने पहले ही 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा की हालत गंभीर है। 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। पुलिस ने जहरीली शराब बनाने के मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े, डिस्ट्रीब्यूटर कर्नल विरखा, गुरमंगत सिंह विरखा और जहरीली शराब बेचने वालों समेत कुल 8 आरोपियों को अरेस्ट किया है। लेकिन इस मामले में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। पता ये चला है कि जहरीली शराब पीने से पहली मौत पिंपरी चिंचवाड़ में हुई थी। लोग इसकी शिकायत लेकर दापोडी थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने हार्ट अटैक से मौत बताकर लोगों को लौटा दिया। FIR तक दर्ज नहीं की। इसके बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई। एक ही इलाके में 5 लोगों की मौत हो गई। पुणे से भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की खबर आने लगी। तब जाकर प्रशासन जागा, पुलिस हरकत में आई। अब सरकार का दावा है कि उसने इस गोरख धंधे के पूरे इकोसिस्टम का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें तुरंत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढकर निकाला है। हमारी पुलिस उस पर पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकालकर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। मिथेनॉल जैसा ही प्रोडक्ट है जिससे माध्यम से इसको तैयार किया है, लेकिन अभी इस पर बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं। पुलिस इस पर आपको बयान देगी। पूना चिंचवाड़ के अंदर जो इस तरह से शराब पीकर मरे, बहुत ही दुखद बात है कि इतने सारे लोगों की जानें चले गई। तो हमारी संवेदना है उनके परिवार वालों के साथ जिनकी जानें चले गई उनके। अब सवाल उठता है सरकार के ऊपर, सरकार क्या कर रही थी इतने बरसों से वहां पर? अगर शराब की बिक्री हो रही है, अगर इस तरह से इलीगलिटी के साथ शराब वहां पे बिक रहा है, तो कानून प्रशासन क्या कर रहा था? तो मैं समझता हूं सरकार की पूरी लापरवाही है। और जो भी वहां के लोकल नेता, लोकल लीडर, पालक मंत्री जो भी थे, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए। सरकार का कहना है कि मामले की तह तक जाएंगे, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जहरीली शराब कांड की जांच अब CID को सौंप दी गई है। मामले में 2 अलग अलग FIR दर्ज की गई है।
पहली एफआईआर पिंपरी चिंचवाड़ के दापोडी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, जबकि दूसरी एफआईआर पुणे शहर के हडपसर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। वहीं इस मामले के दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में नकली शराब से हुई मौतों के बाद शराब माफिया पर भी एक्शन हो रहा है। पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। देहू रोड इलाके में इंडिया टीवी की टीम ने खुलेआम नकली शराब बनाने के अवैध धंधे की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के पास भारी मात्रा में पानी के खाली गैलन देखे। पुलिस ने उस बाल्टी को भी बरामद किया जिसमें अब भी कुछ शराब बची थी और जिसे पैकेट्स में पैक करके बाहर भेजने की तैयारी हो रही थी। देहू रोड पुलिस स्टेशन की एक टीम यहाँ पर पहुंची है। हमने पहले उन्हें इत्तला की कि इस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस की एक टीम पहुंची है, वो इस बाल्टी को सीज कर रही है। यहाँ पर सीनियर पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आए हुए हैं देहू रोड पुलिस स्टेशन के। मैम, ये यहाँ पर खुलेआम चल रहा है। हमारी भी टीम बिल्कुल मुंबई से आई है, हमें भी इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वहाँ भी वो थैलियाँ रखी गई हैं, आप देखिए थैलियों का, जिन थैलियों में वो पार्सल दिया जाता है वो थैलियाँ भी यहाँ पर है, हालांकि इन थैलियों का कोई लेना देना नहीं है। मैम, ये इस तरीके की घटना हो रही है, 15 लोगों की शहर में मौत हुई है, उसके बाद भी ये चल रहा है, साफ तौर पे चल रहा है, कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? करे ना, हम कार्रवाई कर रहे हैं ना। पर मैम, जब हमें इस बारे में जानकारी है, मेरा सवाल ये है कि जब हमें इस बारे में जानकारी हो रही है, हमें पता चल जा रहा है, हम बाहर से आ रहे हैं, तो यहाँ की लोकल पुलिस को क्यों नहीं कोई जानकारी मिल पा रही? हमारे दो कार्रवाई हुए हैं ना, अभी 4 हो रहे केसेस चालू है सुबह से। हम बाहर से आ रहे हैं, तो यहाँ की लोकल पुलिस को क्यों नहीं कोई जानकारी मिल पा रही? हमारे दो कार्रवाई हुए हैं ना, अभी 4 हो रहे। केसेस चालू है सुबह से। सर, आप पुलिस स्टेशन में, देहू रोड पुलिस स्टेशन में हूँ, पोस्टिंग मेरी देहू रोड में है। अभी सुबह से हमने 4 केसेस दारू के किए है, केसेस चालू है, कंटिन्यू केसेस चालू है। जो भी मतलब जो कोणी या ठिकाणी विकतोय, दारू विकतोय, त्या ठिकाणी आम्ही तात्काळ जाऊन केसेस रजिस्टर करायला चालू आहेत आमच्या। बेटा जाधव साहब, अब ये तो साफ दिख रहा है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हम बाहर से आए, हम यहाँ पर नहीं जानते किसी को। हम यहाँ पर आकर हमने कुछ देर पहले कोशिश की कि हम खरीद लें यहाँ से, लेकिन उन्होंने हमारा चेहरा देखकर हमें नहीं बेचा। उसके बाद किसी लोकल आदमी को बेचा, वो पकड़े गए और फिर आपको सूचित किया। हाँ, वही तो। अभी हमारा स्टाफ पूरा, डिटेक्शन स्टाफ अभी पूरा हद में ही पेट्रोलिंग के लिए है। अभी सुबह से हमने 4 केसेस किए हैं। अभी हमने पुलिस स्टेशन में अभी वही केसेस कर रहा था। फिर अभी हमें यहाँ की इन्फॉर्मेशन में हम तुरंत पहुंचे कि कौन बिक रहा है, अभी ये केसेस चल रहा है, माहौल चल रहा है, फिर भी हमको पता कैसे नहीं, इसलिए हम पहुंच गए जल्दी। अभी पेट्रोलिंग चालू है। वो तो पूरी बाल्टी मिल गई है सर यहाँ पे। नहीं, अभी उनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, केस होंगी और हम गुना रजिस्टर करेंगे इसके ऊपर, अभी जल्दी से होगा पूरी केस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये जो बाल्टी मिली है, सीधा सीधा ये एक तरीके से काम और प्रशासन के मुंह पर तमाचा ही आप समझिए कि जिस तरीके से यहाँ पर खेप मिल जा रही है, पुलिस की टीम यहाँ आ जा रही है। साफ दिख रहा है कि विजुअल्स में कि यहाँ पर एक टीम के पास वो प्लास्टिक की वो थैलियाँ मिल जा रही हैं। उसके बावजूद यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है, जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है। इसी बीच एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से भी आ रही है। बकरीद के दिन नशद नाम के युवक ने सूर्या नाम के एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। कल इलाज के दौरान फोर्टिस अस्पताल में सूर्या की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। हिंदूवादी संगठनों के लोग आरोपी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और आरोपी अशद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या के भाई विनीत राजपूत की शिकायत पर खोड़ा थाने में मामला दर्ज कर लिया है। वारदात 28 मई को दोपहर करीब 3:30 बजे हुई थी। सूर्या के भाई का कहना है कि सूर्या और उसका दोस्त आयुष कहीं जा रहे थे, तभी गली में उन्हें असद मिला, उनके बीच बहस हो गई और इसी दौरान असद ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया। घायल सूर्या को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कल उसकी मौत हो गई। 16 साल का सूर्या 10वीं का छात्र था। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्या के ऊपर हमला हुआ था। सूर्या अपने दोस्त के साथ जा रहा था, इसी दौरान असद उसको रास्ते में मिला, किसी बात से कहासुनी हुई और असद ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। अब इस घटना के बाद आरोपी के घर के बाहर बड़ी तादाद में हिंदूवादी संगठन और साथ ही साथ सूर्या के परिवार वाले जमा हुए, नारेबाजी की और उनके खिलाफ कड़ी सजा की मांग की गई है। तो गाजियाबाद में ये खौफनाक वारदात हुई है। सूर्या 16 साल का था, 10वीं का छात्र था और अपने दोस्त के साथ, आयुष के साथ वो कहीं जा रहा था, जिस दौरान असद के साथ उसकी मुलाकात होती है और किसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो जाती है और असद उसे मौत के घाट उतार देता है।
गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक 17 साल के बच्चे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात बकरीद वाले दिन यानी कि कल दोपहर 3:30 बजे की है, जब उसके ही एक दोस्त ने घर से बुलाकर ले आया और ठीक इसी गली में आप देख सकते चाकू से वार किए गए। गंभीर हालत में उसे यहां से फोर्टिज हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में असद को आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन आपको बता दें कि परिवार के मुताबिक इस घटना में अन्य 7 लोग और भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी फिलहाल जांच की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही इस इलाके में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि जो पूरी वारदात है उसको स्पष्ट किया जा सके। हालांकि अभी तक घटना की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, जिसको देखते हुए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मृतक के परिजन लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना के बाद से सूर्या की मां सदमे में है। उनका कहना है कि बेटे को साजिश करके मारा गया और पुलिस मामले में सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्हें सरकार से सिर्फ न्याय चाहिए। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में सूर्या नाम के लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। वारदात कल दोपहर 3-3:30 बजे हुई थी। उसके बाद गंभीर हालत में सूर्या को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर आज उसकी मौत हो गई है। हत्या का आरोप असद नाम के एक युवक पर है, जो कि इसी मोहल्ले का रहने वाला है। आरोप के मुताबिक उसने बुलाकर अपने साथ लेकर गया और उसके बाद चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी मौत हो गई। परिवार के लोग हमारे साथ है बात करने के लिए। सूर्या की मदर है। कैसे क्या घटना हुई थी, क्या आपको जानकारी? भैया मुझे नहीं पता, मैं तो ड्यूटी पे थी। मेरे बच्चे को धोखे से बुलाया गया कि आ जाओ ईद मिलते हैं। ईद मिलने के बहाने धोखे से बुला के और उससे कहा तुमने कभी बकरा कटता हुआ देखा है? उसने कि नहीं, मैंने बकरा कटते हुए नहीं देखा है। कि आ जाओ मैं तुम्हें बकरा काट के दिखाता हूँ। उसके पेट में चाकू घुंक दिया था। ये हुआ है बस। बकरीद वाले दिन बुला के उसकी हत्या की गई। हाँ, बकरीद वाले दिन ही 3 बजे दिन के 3 बजे कल दिन के 3 बजे कल। असद इसको कैसे सूर्या को जानता था? असद इसी गली में रहता है। ये बच्चे सब जानते हैं एक दूसरे को, ऐसे जानता है। पहले भी किसी तरह का कोई विवाद रहा है? पहले हुआ होगा 7-8 महीने पहले। बच्चों में कभी मोहब्बत हो गया होगा, वो तो हमने निपटाम कर दिया था। अपनी बच्चे हैं, खेलते हैं, साथ में रहते हैं। तो अब ये तो नहीं पता वो विवाद वो इस तरह वो करेगा। उसने तो मेरे बच्चे को ही काट दिया। बकरा ईद के दिन अपनी ईद मना ली उसने, तो पूरी वही दे दी। असद के साथ कोई और था क्या? अकेला? 7 लड़के और थे। अब उनका नाम मुझे नहीं पता है, वो FRI में लिखे हुए हैं। हाँ, असद ने ही चाकू मारा है मेरे बेटे को। मेन पॉइंट असद भाई है। पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई की है? कुछ नहीं की है। पुलिस अगर कार्रवाई करती तो अभी सब लोग आंखों के पीछे होते और मेरे बच्चे को इंसाफ मिल गया होता। इसलिए मैं मीडिया वालों से, सब योगी मोदी सबसे मैं गुजारिश करती हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। बस खून के बदले मुझे खून चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा परिवार नष्ट हो गया। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरा आदमी भी चला गया, मेरा बच्चा भी चला गया। एक बच्चा, वो भी मेरा दिमाग ही से खराब है। वो भी दिमाग उसे दौड़ा पड़ जाता, गिर जाता है। 7-8 घंटे उसे होश नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं किसके सहारे जीऊंगी। मुझे बताओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। बस मुझे खून के बदले खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। अब घटना के बाद से हिंदुवादी संगठन भड़के हुए हैं। उनका तो कहना है कि पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, उन्हें हत्या के बदले फुल एनकाउंटर चाहिए, वरना फिर एक्शन लेंगे। हमारी मांग ये है, जिस तरीके से हमारे सूर्य भाई मारा ने ना बकरा ईद वाले दिन, हमारी ये मांग है, एक तो उनके जितने भी 6-7 आरोपी हैं उनको तुरंत उठा करके एनकाउंटर हो और उनके घर जाओ भी है उन पर बिल्डोजर चले। हमारा ये कहना न्याय, खून के बदले खून। इन्होंने डर बैठाने के लिए, बकरा को हलाल करने के लिए, जैसे इन्होंने हमारे हिंदू भाई को काटा है ना, ऐसा ही इनके साथ होगा। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो इसमें आगे हिंदू बढ़ चढ़ के आएगा और इनके घरों पे खुद तोड़ेगा। जैसा आपने देखा होगा उत्तम नगर में क्या हाल हुआ था, अपने आप तोड़ दिए थे उसके घर भी। हम ये कह रहे हैं, या तो पुलिस प्रशासन उनको तुरंत कार्रवाई करे, उन्हें उठा करके एनकाउंटर करे और उनके घरों पर बिल्डोजर चलाए। हमारी ये मांग है। इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या हमारा केवल हिंदू का ही ये बचा हुआ है
कि जब भी कोई होता है कि हमारा हिंदू ही हमेशा पीड़ित क्यों होता है हमेशा चीज में। हमारी मांग अभी तक नहीं पूरी गई, हमारा भाई मर चुका है, हमारे भाई की डेथ हो चुकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अधिकारी इसमें बड़े बड़े अधिकारी कहाँ हैं अभी तक, क्यों नहीं आए अभी तक? एक माँ का लाल गया है, उसके जी से पूछ के देखो, किसी ने अभी तक कोई नेता मतलब वोट बैंक बना रखा है क्या पब्लिक को? इन्हीं को संरक्षण क्यों मिलता है? पुलिस ने उनको क्यों सिक्योरिटी दे रखी है? उनके घरों पे पुलिस खड़ी है, क्यों खड़ी है? भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपनी मांग ले रहे हैं। भाई एक माता का लाल गया, उसके लिए न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ सभी भाई इकट्ठे हुए हैं, कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है। एक हमारे बीच का भाई गया हिंदू, हम इस वजह से यार हम न्याय लेकर आएंगे। या तो पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई करे, ना तो हिंदू आगे बढ़ चढ़ के इसमें खुद न्याय ले लेगा। इसमें यही कहना चाहते हैं कि खून के बदला खून मिले। भाई हमारा भाई गया है तो उसके बदले उनका हाफ नहीं फुल एनकाउंटर करे। प्रशासन से हमारी यही विनती है, वरना हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उससे हमें बदला कैसे लेना है। कानून अपने हाथ में। इनकी जो मानसिकता है पूरी तरीके से पूरे भारत के अंदर इनकी मानसिकता जो है ना, वो कट्टर वाली मानसिकता खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने क्या काम किया कि आज इसके बकरा ईद का दिन चुना और जो व्यक्ति घर से छुरा निकाल कर लेकर लगाकर आ रहा है तो उसका मतलब उसका उद्देश्य ये है कि उसको मारना। तो उसने घर से बाहर बुलाया, 6-7 लोगों ने उसे पकड़ा और बोला तूने बकरा कटते हुए देखा? उसने कहा नहीं। तो लगातार उसको 5 से 6 बार किया, उसकी हथेलियां भी बाहर आ गई हैं। हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर हिंदू डर के माहौल में रहेगा तो पलायन करने की स्थिति खोड़ा में हो चुकी है। लोगों में गुस्सा है और ये गुस्सा लाजमी भी है, क्योंकि लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की है। हालांकि इलाके में भारी पुलिस बल की इस वक्त तैनाती है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां आज इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और कर्नाटक में सीएम पद की शपथ और नए कैबिनेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार अपनी कैबिनेट में 4 डिप्टी सीएम बनाने के पक्ष में नहीं है। वहीं खबर यह भी है कि सीनियर लीडर के एच मुनियप्पा और एच के पाटिल में से किन्हीं एक को विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। 3 जून को होने वाले संभावित शपथ समारोह में फिलहाल कुछ ही मंत्री शपथ लेंगे, बाकी कैबिनेट विस्तार के बाद में किया जाएगा। जो लोग सीएम के साथ मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं उनमें एमबी पाटिल, जी परमेश्वर, केजे जॉर्ज, प्रियंक खरगे, यतीन्द्र सिद्धरमैया, केबी गौड़ा, लक्ष्मी हेबलकर भी और बी सुरेश और संतोष लाड़ का नाम चल रहा है। कर्नाटक की विधानसभा की स्ट्रेंथ के हिसाब से 32 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में बाद में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा, लेकिन पहले चरण में कौन कौन शपथ ले सकता है, संभावित नाम हमने आपको बताए। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद आज बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के सीएलपी की मीटिंग होगी, जिसमें कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पार्टी के सभी विधायकों से मीटिंग के लिए बेंगलुरु में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। आज नेता चुने जाने के बाद अपनी नई कैबिनेट के साथ डीके शिव कुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शुक्रवार को पार्टी आलाकमान ने डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों नेताओं से नए मंत्रिमंडल पर चर्चा की, जिसके बाद देर शाम डीके शिव कुमार बेंगलुरु वापस लौट आए। कर्नाटक कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिव कुमार को आज से बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। सिद्धरमैया कैबिनेट में डिप्टी सीएम रहे डीके शिव कुमार को आज कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दिल्ली में आलाकमान के साथ मंथन करने के बाद शिव कुमार बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और आज शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में शिव कुमार को नेता चुनने की औपचारिकता निभाई जाएगी। कांग्रेस आलाकमान की कोशिश है कि नए सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख के ऐलान से पहले मंत्रिमंडल की भी तस्वीर साफ हो जाए, जिससे सारे मंत्री भी नए मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले सके। इसको लेकर शुक्रवार को पूरे दिन सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के दिल्ली के पार्टी नेताओं से मुलाकातों का दौर जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक आज सीएलपी लीडर के चुनाव के बाद डीके शिव कुमार 3 जून को शपथ ले सकते हैं। There will be a CLP meeting at 4 o'clock at Bangalore in conference room of Vidhan Soda. That is what we have decided. So our 2 observers will be coming, both the General Secretaries, Administration, GSO, Mr. Venugopalji and our Surjiwalaji. Both of them are coming. And our secretaries also will be there. They will conduct, with their presence, we will conduct a CLP meeting.
कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिव कुमार को चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट, संकट काल में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और गांधी परिवार के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाना जाता है और आज उसी समर्पण का इनाम डीके शिव कुमार को मिलने जा रहा है। इधर कर्नाटक में नए मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने डीके और सिद्धारमैया दोनों नेताओं से अलग अलग बात की, जिसमें दोनों ही नेताओं की पसंद पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग में सिद्धारमैया ने अपने करीबी मंत्रियों को नए कैबिनेट में जगह देने की मांग की है। कर्नाटक से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। सिद्धारमैया के कुछ समर्थकों को राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। हालांकि डीके शिव कुमार ने मंत्रिमंडल और राज्यसभा चुनाव सब पार्टी हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया है। We'll announce the list along with the other states. That is the information what I have got. It is not my domain. दिल्ली से बेंगलुरु तक डीके कैबिनेट का खाका खींचा जा रहा है। इधर पार्टी के विधायक भी अपने अलग अलग ग्रुप बनाकर मंत्री पद के लिए दावा कर रहे हैं। कोलार जिले से 3 एमएलए और 2 एमएलसी ने केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखकर उन्हें नए मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक केजे जॉर्ज भी राज्यसभा भेजे जाने के इच्छुक हैं। ऐसे में उनके बेटे को उस सीट पर उपचुनाव लड़वाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं सिद्धारमैया कैबिनेट में वन मंत्री रहे ईश्वर खंडरे भी लिंगायत कोटे से बड़े पद के लिए दावेदारी जता रहे हैं। ईश्वर खंडरे ने 3 साल में वन मंत्री रहते हुए बेहतर परफॉर्मेंस का हवाला दिया है। ಈಗ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೂ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು अत्यंत उत्तमವಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। सिद्धारमैया से डीके शिव कुमार को सत्ता परिवर्तन करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक का कहना है कि इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राज्य की जनता को कोई फायदा नहीं होगा। डीके शिव कुमार टीम इज विन इन दिस फाइट, सो न्यू सीएम मिस्टर डीके शिव कुमार विल कम, but in the government I think nothing will change. Both are worst. Siddaramaiah also worst, DK Shiv Kumar also more worst. डीके शिव कुमार भले ही अगले हफ्ते सीएम की शपथ लेंगे, लेकिन उनके एस्ट्रोलॉजर बेलूर द्वारकानाथ ने डीके शिव कुमार को 40 साल पहले ही बता दिया था कि एक दिन वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। द्वारकानाथ के मुताबिक डीके शिव कुमार के ग्रह नक्षत्र बहुत तेज हैं। पिछले साल ही उनका मुख्यमंत्री बनने का योग बना था, लेकिन किसी वजह से उसमें 1 साल की देर हो गई। राज्य का राजा बनेगा वो दिख रहा है। अरे ये क्या है, अजीब बात है। बाद में देखा देखते 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 हुए अरे राहु की घर में रवि बुध सब कुछ है, अरे एक दिन जेल भी जाएगा, कैसा होगा। मैंने चुप कर दिया। बाद में इनको बोला तुम्हारा जहाँ तक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा योग है, रोहिणी कृतिका नक्षत्र में पैदा है वो, इट हैज कम टू वृषभ राशि, यू शाइन वेरी वेल। आपने उस वक्त करीब 40 साल पहले ये प्रेडिक्शन कर दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। टोल्ड हिम यू विल बी ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये देखना का नहीं है, तुम आगे देखो, तुम आगे जाओ, जो तुम्हारा होना है तो उसको सामना करो, मैं तुम्हारा पीछे हूँ। गुरु से ही आप आपका गोल को गोल पर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे, मैंने बोल दिया। 40 साल से हर अहम मोड़ पर डीके शिव कुमार के मार्गदर्शक बनने वाले बेलूर द्वारकानाथ कर्नाटक के राजनीतिक और व्यापारिक घरानों में एक जाना माना नाम है। उन्हें डीके शिव कुमार का सबसे बड़ा मार्गदर्शक और संकट मोचक माना जाता है। डीके शिव कुमार हमेशा गुरुजी के बताए रास्ते और समय का पालन करते हैं। 1969 में कांग्रेस के बड़े नेता देवराज उर्स के सीएम बनने की भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद देवराज 1972 में सीएम बने और 2 कार्यकाल पूरे किए। गुरुजी ने इमरजेंसी के बाद चुनाव हारकर उनके पास पहुंची इंदिरा गांधी के लिए भी कर्नाटक के कई मंदिरों में पूजा अर्चना की, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने फिर सत्ता में वापसी की। अब जब 40 साल बाद डीके का राजयोग जागा है, तो गुरुजी की भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में है। 23 में जब इलेक्शन इधर से शुरू हुआ, उस टाइम में बोल दिया था मैंने,
will get 136 seats, plus you will be chief minister in this period only. In this 5 years. Yes, I'll get only 136 seats. But he could not face Sidhu. He's a tall leader. Siddaramaiah is a tall leader. So जीत हुआ है उस दिन 23 में, और जीत का कारण है डीके शिव कुमार जी. पहले ही बोल दिया था, तब जेल जाएंगे तब बाद में तुम मुख्यमंत्री बनेंगे. राजा का प्रेम, जेल की बात. कृष्णा भी जेल गया था, बाद में कृष्ण भगवान जगत गुरु है, जगत का गुरु है कृष्णा है. तुम भी ऐसा बनेंगे, चुप रहो. Denial only is there, not delay is there, not denial. God has not denied you. Your chart is showing. You will become chief minister. You will become not only that. आज ही तुम्हारा एक पेपर और पेन लेके लिख लो, दक्षिण भारत में बहुत मशहूर नायक हो जाएगा. तुम राज संन्यास ले लो, लालच छोड़ दो, एक अच्छा उत्तरी मुख्यमंत्री बन के 2 साल में दिखाओ, इलेक्शन इजी हो जाएगा. तुम जीतेंगे, आप जीतेंगे. यू विल गेट अबाउट 144 सीट्स. इफ यू गो इन माय वे, इन ए प्रिंसिपल्ड वे, यू विल विन. You will be here in the state for 8 years. After that, you will be a big leader in the country itself. ये तो बुद्धिमान है. कभी भी मोदी को कुछ नहीं बोलता है वो. मुंबई में एक बार फिर से लोगों को महंगाई का झटका लगा है. सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं और सीएनजी अब 86 रुपए प्रति किलो के रेट से मिलेगी. पिछले 15 दिनों में ये दूसरी बार है जब सीएनजी के दामों में इजाफा किया गया है. वहीं घरेलू पाइप गैस यानी कि पीएनजी भी 50 पैसे प्रति एससीएम महंगी हो गई है. इस वक्त आपको कीमतें नजर आ रही हैं 86 रुपए. कल तक यहाँ पे 84 लिखा रहता था, लेकिन आज 86 है, यानी कि 2 रुपए यहाँ पर गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं. कितना इंक्रीज हुआ? 2 रुपया. कब से इंक्रीज हुआ? ये रात के 12 बजे से हुआ है. लोग जब लेने आ रहे हैं गैस तो आनाकानी तो नहीं कर रहे, कुछ बोलकानी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है भाव बढ़ने वाला, क्योंकि विपता चल रही है करके इसके लिए ले रहे हैं. कुछ अभी तक किसके मच कुछ हुआ नहीं है. भाई साहब 2 रुपए बढ़ गया. अभी दिक्कत क्या है? अभी दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है. पता था अभी आए गैस स्टेशन पे तो पता चला कि भाई 84 कल तक भरवा रहे थे, आज 86 हो गया प्रति किलो. अभी बढ़ जा रहा है. यहाँ पे पुणे में 104 हो गया है कल का रेट. अभी यहाँ पे क्या है पता नहीं. ये जो महानगर गैस लिमिटेड है वो पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में गैस सप्लाई करती है, यानी कि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़, इन सब जगहों पर ये वृद्धि जो है वो हुई है. कर्नाटक के विजयपुरा में 6 लोगों की नृशंस हत्या का मामला सामने आया है. 25 एकड़ जमीन को लेकर दरअसल विवाद था, जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया. जमीन पर अधिकार जमाने को लेकर 2 पक्षों में लंबे वक्त से मतभेद चल रहा था और इसी के चलते एक पक्ष की तरफ से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. इसी बीच एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां मवाना खुर्द पुलिस चौकी में पुलिस की ओर से जब्त की गई गाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते 50 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई. आप इस वक्त देख रहे हैं कैसे आग की लपटें आसमान में उठ रही हैं और उनसे काला धुआं निकल रहा है, जिससे इलाके में अफरा तफरी है. उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से खबर है, जहां दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार हाईवा ने कार को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद ट्रक चालक कार को लगातार घसीटता रहा. कार में सवार पिता पुत्री चीखते रहे और ट्रक चालक तेज रफ्तार में ट्रक दौड़ाता रहा. हालांकि हादसे में पिता पुत्री की जान बच गई, जो राहत की बात है. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कार से बाहर निकाला. पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.